Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about one of the famous poem, Elegy, written in a country churchyard, written by Thomas Gray. Thomas Gray was born on 26th of December 1716 and was died on 30 July 1771. So the poem Elegy written in a country churchyard published in 1751. Thomas Gray was an English poet, letter writer, classical scholar and professor at Pembroke College, Cambridge. Elegy written in a country churchyard. We'll read this poem stanza by stanza. So the first stanza is, the curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd went slowly over the lea. यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहे हैं द कर्फ्यू ट्रॉल्स मीन्स कर्फ्यू एक तरह का बेल होता है एंड नेल भी एक तरह का बेल होता है। तो पोएट ये कह रहे हैं कि कर्फ्यू टॉल्स मतलब बेल बज रही है किस चीज के लिए, पार्टिंग डे, मतलब अब शाम हो रही है, एंड ऑफ द डे हो रहा है, दिन खत्म हो रहा है और शाम हो रही है, तो अब बेल की आवाज आ रही है। द लोइंग हर्ड वेंट स्लोली ओवर द ली। लोइंग हर्ड मीन्स जो काऊ वगैरह होते हैं, शिप्स होते हैं, जो किसान या चरवाहा अपने शिप्स को या काउस को फील्ड पे ले जाते हैं, ग्रासलैंड्स पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ली है वो ग्रासलैंड है, तो वहां ले जाते हैं और फिर शाम होने को आई है, तो अब सब वापस लौटने की तैयारी में है। हल्की हल्की हवा चल रही है। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। जो प्लोमैन है, जो किसान है, अब वो अपने घर के तरफ वापस आ रहे हैं और बहुत ही थके हालत में वापस आ रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और उस वर्ल्ड को और उस प्लेस को डार्कनेस में छोड़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ बस अब मैं और ये डार्कनेस, अंधेरा रह गया है और सबको यहाँ से जा चुके हैं। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड। अब क्या हो रहा है, लैंडस्केप्स जो है धीरे धीरे फेड होने लगे हैं। जैसे लाइक जो सनसेट होता है तो कैसे आसमान थोड़ा फेड होना लगता है, अंधेरा सा होने लगता है। एंड ऑल द एयर अ सोलवेन स्टिलनेस होल्ड। और सब कुछ एक स्टिल सा हो गया है, रुक सा गया है, विच मीन सब कुछ शांत हो गया है, एक सीरियसनेस सी आ गई है मोमेंट में। सेव वेयर द बिटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट। और वहां पे सिर्फ किस चीज की आवाज आ रही है, बिटल जो एक इंसेक्ट होता है उसकी आवाज आ रही है। वो वहां पे आसपास में ग्रासलैंड्स में काफी होते हैं। एंड ड्रॉसी टिंकलिंग्स लुल द डिस्टेंस फोल्ड। और किस चीज की आवाज आ रही है, जो गाय के गले में, जो बहुत सारी गायों के गले में घंटी बांध के लोग रखते हैं, तो उस चीज की आवाज आ रही है। लाइक पूरा आसपास का माहौल शांत हो गया है और जो बहुत माइनर जो आवाजें होती है, साउंड्स होते हैं, वो सारी चीजें अब सुनाई देने लगी हैं। शाम का माहौल हो चुका है। The third stanza, save that from yonder ivy mantled tower, the mopping owl does to the moon complain, of such as wandering near her secret bower, molest her ancient solitary reason. So यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में ये बातें हो रही है कि एक चर्च का टावर है, ठीक है, वहां आसपास एक आउल रहता है और आउल जो है मून से कंप्लेन कर रहा है कि ये मेरा सीक्रेट प्लेस है और यहाँ पे कोई और वंडर कर रहा है, कोई घूम रहा है मेरे प्राइवेट स्पेस में, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ये पर्सन कौन है, ये पोएट हिमसेल्फ है। मतलब पोएट अपने आप को बोल रहे हैं कि ये आसपास बस अब एक टावर है जहाँ पे आउल रहता है और क्योंकि मैं उस जगह पे अभी प्रेजेंट हूँ, तो वो आउल जो है वो मून से कंप्लेन कर रहा है कि समवन इज डिस्टर्बिंग माय पर्सनल स्पेस। द फोर्थ स्टैंजा, beneath those rugged elms that you trees shade. सो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि एक ट्री है, एल्म जो है एक ट्री होता है, और वहां पे पोएट ये कह रहे हैं कि where hefts of turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid. और वहां पे कह रहे हैं ना कि वहां आसपास का जो एरिया है ना, उसकी जमीन थोड़ी थोड़ी सी उठी हुई है
और ये पोइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस जगह पे बहुत सारे ग्रेव बने हुए हैं जहाँ पे लोग हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं. ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, हमेशा के लिए लोग सो गए हैं. द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, और वहाँ पे कौन से लोग सोए हैं? जो विलेज के लोग हैं, जो फॉर फादर्स हैं, मतलब एंसेस्टर्स लोग हैं, या फिर जो भी जिनकी डेथ हो जाती है, वो लोग बहुत सिंपल पीपल हैं क्योंकि वो सिंपल सा एक विलेज है, तो वहाँ के लोगों को वही दफनाया जाता है. तो वही पोएट कह रहे हैं एक एल्म ट्री है जिसके आसपास की ज़मीनें उठी हुई हैं और उस ज़मीन के नीचे छोटे छोटे ग्रेव्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग हमेशा के लिए सो गए हैं. The fifth stanza, the breezy call of incense breathing morn, the shallow twittering from the straw built shed. So यहाँ पोइट ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पे लोग दफना जा चुके हैं, अब उनको जो मॉर्निंग की ब्रीज होती है ना, जो सुबह की अच्छी ताज़ी ठंडी ठंडी हवा होती है, वो भी नहीं उठा पाएंगे. बर्ड जो ट्विटर कर रहे हैं, बर्ड की जो ट्विटरिंग की आवाज़ होती है, चहचहाने की आवाज़ होती है अर्ली मॉर्निंग में, वो बर्ड भी उन्हें नहीं उठा सकती है. द कॉक श्रिल क्लैरियन और द एकोइंग हॉर्न, जो कॉक श्रिल क्लैरियन है, मतलब जो मुर्गे की जो बांग होती है, तेज़ आवाज़ होती है, वो भी उन लोगों को नहीं उठा सकता. और द इकोइंग हॉर्न, और जो इकोइंग हॉर्न जो हंटर लोगों या शेफर्ड के पास होता है ना, एक जो हॉर्न होता है, वो भी उन चीज़ों को, लाइक कितनी भी अच्छी सुबह क्यों ना हो, कितने भी तेज़ आवाज़ क्यों ना हो, कितनों भी बर्ड की चहचहाने की आवाज़ क्यों ना हो, वो जिस बेड पे अब सो चुके हैं, नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, अब वहाँ से उन्हें कोई नहीं उठा सकता है, वो ऐसी नींद में सो चुके हैं. द सिक्स्थ स्टैंजा, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, अब उन लोगों के लिए कोई आग नहीं जलाई जाएगी, क्योंकि जिस जगह की पोएट बात करे वो ठंड की जगह है, तो वहाँ लोग आग बॉर्न फायर काइंड ऑफ चीज़ें रखते हैं. तो अब ऐसा हो गया क्योंकि कोई रहा ही नहीं, सब कोई उस ग्रेव में जा चुके हैं, जो बड़े लोग थे, एंसेस्टर लोग थे, तो अब उनके लिए कोई आग नहीं जलेगा. और बिजी हाउसवाइफ्स प्लाई हर इवनिंग केयर, और जब जब शाम को थक कर अपने काम से वापस आते हैं, तो उनकी जो हाउसवाइफ्स हैं, बिजी हाउसवाइफ्स है, जो उनका केयर करती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा. नो चिल्ड्रन रन टू लिप्स देयर सीड्स रिटर्न, और उनके जो बच्चे हैं, जो एंसेस्टर जो सीड्स है, बड़े लोगों के जो बच्चे हैं, वो अब दौड़ के भाग के नहीं आएंगे. लाइक होता है ना कि अगर जब फादर या ग्रैंडफादर लोग मार्केट से या बाहर से वापस आते हैं, तो छोटे बच्चे दौड़ के उनके पास जाते हैं कि शायद मेरे लिए कुछ होगा, या शायद अडोर करने के लिए. तो अब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी. और क्लाइम हिज नीज द इनवाइट किस टू शेयर, और उनके घुटने के पास आके उनको गोद में लेने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. द सेवेंथ स्टैंजा, ऑफ डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल yield, देयर फरो ऑफ द स्टर्बन्स ग्लीब हैज ब्रोक. अब यहाँ बात हो रही है ना कि जब वो लोग जिंदा थे तो एक्चुअली करते क्या थे. तो सिकल yield मीन्स उन लोगों का एक औजार होता था हार्वेस्टिंग का, तो वो लोग हार्वेस्ट करते थे. फसल जब उनके पक के तैयार हो जाते थे तब उनको काटा जाता था. देयर फरो ऑफ द स्टर्बन ग्लीब हैज ब्रोक, और जो जोता जाता था खेतों को. हाउ जोकन डिड दे ड्राइव देयर ड्रीम टीम अ फील्ड, और बहुत खुशी खुशी काम करते थे, सारे एक टीम के साथ, सारे एक टीम बनाकर बहुत अच्छे से काम किया करते थे. हाउ बॉव द वुड्स बिनेथ देयर स्टडी स्ट्रोक, और उनकी जो कुल्हाड़ी थी ना, जिससे वो वुड को काटते थे, उनके अंदर इतना पोटेंशियल होता था कि उनकी कुल्हाड़ी के सामने ऐसा लगता था कि सारे पेड़, सारी जो ब्रांचेस हैं पेड़ों की, वो खुद ब खुद झुक रही हैं. और उनके पोटेंशियल और उनके पावर इतने स्ट्रांग होते थे कि वो उस कुल्हाड़ी से सारे वुड को काटते थे. The next stanza, let not ambitious mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure. So poet का कहना ये है कि इन लोगों के लिए
हम लोगों के मन में बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत सक्सेसफुल तो नहीं थे, बहुत एम्बिशियस नहीं थे, इनकी डेस्टिनी भी कुछ खास नहीं थी। ये लोग होमली थे, घरेलू लोग थे और बहुत ही सिंपल रहते थे और अपने अपने काम से, अपने एग्रीकल्चर से बहुत प्यार करते थे। देन आफ्टर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। नॉट ग्रैंडियर हेयर विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल। और इन लोगों के लिए हम लोगों को वो टॉन्ट भरी या अजीब सी विचार धारणाएं नहीं रखनी चाहिए थी। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। इन लोगों के लिए भी हम लोगों को एक सम्मान रखना चाहिए कि ये लोग कितनी सिंप्लिसिटी से भी अपनी लाइफ को जीते थे। The next stanza, the boats of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all the wealth ever gave. यहाँ पे पोइट ये कह रहे हैं कि हर कोई एक ना एक दिन मर जाता है। जिसके पास पावर है वो भी मरता है, जिसके पास ब्यूटी है, बहुत सारे पैसे हैं, फिर भी एक ना एक दिन आप मर ही जाओगे। अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आवर, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव। कितने भी आपके पास पैसे क्यों ही ना हो, कितना भी आपका लाइफ ग्लोरी क्यों ना हो, वो एट द लास्ट ग्रेव पर ही जाके खत्म होता है। द नेक्स्ट स्टैंजा, nor you, ye proud, impute to these the fault, if memory over their tomb, nor trophies raise. तो यहाँ पे पोइट ये कह रहे हैं ना कि हाँ, रिच पीपल जब मरते हैं तो उनकी ग्रेव पे या उनके टुम्ब पे बहुत सारे मार्बल्स, बहुत प्रेशियस स्टोन्स, बहुत सारी नक्काशी की जाती है, उनको दिखाया जाता है कि हाँ ये बहुत बड़े लोगों की कब्र थी, लाइक दिस। लेकिन तो क्या हुआ, यहाँ पे जो विलेज पीपल के कब्र हैं, यहाँ पे जो उनके ग्रेव हैं, उन पे बहुत सारी नक्काशी नहीं की गई है, बहुत सारे ट्रॉफीज नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके लिए एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वी थ्रो द लॉन्ग ड्रॉन अलसील एंड फ्रिटेड वॉल्ट, द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज। जब अमीर लोग मरते हैं तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत एक हाई लेवल, स्टैंडर्ड लेवल के रिचुअल्स होते हैं, वो लोग के मरने पे एंथम गाते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं, जो सिंप्लिसिटी में रहते हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं होती। नेक्स्ट स्टैंजा, कैन स्टोरेड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ। सो यहाँ पोइट ये कह रहे हैं क्या बहुत सुंदर जो अर्न रखने का यूटेंसिल होता है वो, या एनिमेटेड बर्स्ट होता है वो, उस मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है, वापस से अलाइव कर सकता है। कैन ऑनर वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। क्या किसी का भी कितना भी ऑनर कर लेना, कितना भी एंथम गा लेना, रेस्पेक्ट दे देना, उस मरे हुए इंसान को फिर से वापस ला सकता है? क्या कोल्ड डेथ को भी कोई ठीक कर सकता है, सब कुछ बुला सकता है और सारे लोगों को वापस ला सकता है? 12th stanza, perhaps in this neglected spot is laid some hurt once pregnant with celestial fire. So poet यहाँ ये कह रहे हैं शायद ये जो नेग्लेक्ट जगह है, यहाँ पे जो विलेज पीपल्स का ग्रेव है जिसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, शायद इसमें से बहुत लोग ऐसे हों जो बहुत ही टैलेंटेड हों, उनके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल हो, क्योंकि उनको उतना मौका नहीं मिला तो उनकी पोटेंशियल या फिर उनकी जो टैलेंट है वो बाहर ना आ सके। लेकिन मे बी पॉसिबल है कि यहाँ के लोग बहुत सारे टैलेंटेड हों। हैंड्स दैट द रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड और वेक्ड टू इकास्टी द लिविंग लायर। यहाँ पे लायर एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पोइट यहाँ ये कह रहे हैं कि शायद इसमें से कोई ऐसा हो, किसी के स्किल्स ऐसे हो जो लायर को बहुत सुंदर ही प्ले कर सकता है और बहुत हैप्पी रह सकते थे। शायद यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स ऐसे थे जिनके अंदर अलग अलग इंडिविजुअली स्किल्स थे, टैलेंट थे, जो कभी बाहर ना आ सके। ऐसा कोई हर्ट फील्ड हो जो बहुत हाई एम्बिशियस हो, कोई अंपायर को रूल करने वाला भी हो। नेक्स्ट वन, बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल। सो यहाँ पे पोइट ये कह रहे हैं ना कि इतना टैलेंटेड होने का भी क्या फ़ायदा, वो नॉलेज, वो अपॉर्चुनिटी इन्हें कभी मिल ही नहीं पाए। इन लोगों को वो सारी सुविधा, वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ कुछ भी नहीं मिल पाए जिससे ये अपना स्किल्स दिखा सके।
चिल पेन्यूरी रिप्रेस देयर नोबल रेज, और क्योंकि ये इतने गरीब थे, एग्रीकल्चर से इनकी लाइफस्टाइल चलती थी, तो इनके पास उतना पैसा नहीं होता था, इनकी जो गरीबी होती थी वो इन पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती थी, इसीलिए ये कोई भी अपना टैलेंट कभी भी देख ना पाए और उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाए, एंड फ्रोज द जनरल करंट ऑफ द सोल, और उनके अंदर जो पोटेंशियल थी, जो फायर था, जो एक स्किल था, वो सारा फ्रीज होके रह गया। Full many a gem of purest race serene, the dark unfathomed caves of ocean bear। तो पोइट यहाँ ये कह रहे हैं ना कि बहुत सारे जेम्स जिसका रे बहुत प्योर होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जगह पे होती है ना, ऐसे अनडिस्कवर्ड प्लेस पे होती है जिनको कभी कोई नहीं देख पाता है, जिनके बारे में कभी किसी ने कुछ सुना नहीं होता है, तो कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाती है वो चीज़ें, कभी भी पॉपुलेशन के बीच, कभी भी क्राउड के बीच वो सारी चीज़ें नहीं आ पाती है। फुल मेनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। बहुत सारे फ्लावर या बहुत सारे प्लांट्स ऐसे डेजर्ट एरिया में होते हैं या अनडिस्कवर्ड प्लेस में होते हैं जिनकी खूबसूरती, जिनकी स्वीटनेसनेस कभी कोई नहीं देख पाता और वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। Next stanza. Some village Hamdem that with dauntless breast the little tyrant of his field withstood. Some mute inglorious Milton here may rest, some Cromwell guiltless of his country's blood. So यहाँ पे पोइट ये कह रहे हैं ना कि हैमडम एक इंसान था जो कि बहुत एक अच्छा पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता था, जो बहुत ही निडर था और बहुत साहस के साथ वो अपने ऑपोजिशंस का सामना करता था और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता था। सो पोइट यहाँ ये कह रहे हैं ना कि इसमें से न जाने कितने हैमडम होंगे जो सही के लिए खड़े होते होंगे, जो बहुत ही बहादुर होंगे, करेजियस होंगे। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड विथ स्टूड, सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हेयर मे रेस्ट, और कितने सारे ना जाने मिल्टन होंगे, कितने सारे को ना जाने कितनी अच्छी कविताएं आती होंगी, लेकिन कभी क्योंकि मौका नहीं मिला तो वो लोग कुछ कर ना पाए। सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, शायद बहुत सारे इसमें से क्रॉमवेल भी होंगे। सो ये सारे हिस्ट्री के कैरेक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा अपने लाइफ में रिप्रेजेंट किए हैं, तो उन सब से पोइट इन सबको कंपेयर कर रहे थे, शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह के भी होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। इसके बाकी सारे स्टैंजास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।